नमस्कार साथियों, स्वागत है शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में। मेरा नाम है निकेत। शिक्षा शास्त्र विषय से अगर आपने यूजी, पीजी, बीएड, एमएड, नेट, जेआरएफ या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। यहाँ पे शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा कोई न कोई टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मापन एवं मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन। ठीक है, तो मेजरमेंट होता क्या है, हम पहले इस पे बात करेंगे कि भाई मेजरमेंट क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो साधारण भाषा में कहें तो हम अपने डेली लाइफ की रूटीन में भी मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे हम छोटे थे तो पटरी के द्वारा इंच का यूज करते थे ना, कि भाई मापने के लिए कि 1 सेंटीमीटर या 1 इंच की रेखा खींची जाए। या हम लोग सब्जी लेने जाते हैं या दूध लेने जाते हैं तो उसका भी कोई ना कोई पैमाना होता है, कोई ना कोई मानक होता है, तो वहाँ भी हमको माप के ही दिया जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो मापन के अंतर्गत ही आते हैं। अगर इसे और साधारण भाषा में कहें तो किसी वस्तु, किसी घटना, किसी व्यक्ति कि प्रत्येक आयाम यानी ईच डायमेंशन, ऐसा नहीं कि उसके सिर्फ एक पर्सपेक्टिव को यानी किसी एक पक्ष को देख के हम कहें, उसके जितने भी आयाम, जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं उसको हम किन्हीं नियमों के द्वारा, किन्हीं मान्य स्टैंडर्ड्स के अनुसार जब हम अंक, प्रतीक या कोई भी साइन देते हैं तो वो घटना हमें मापन कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक डिफिनेशन लिखी है कि मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ क्वांटिफिकेशन, यानी इसका अगर हम कहा जाए, क्वांटिफिकेशन का मतलब होता है कि प्रमाणित करना किसी चीज को। तो मापन क्या है कि एक प्रक्रिया है किन्हीं चीजों को प्रमाणित करने की। तो हम बात कर लेते हैं कि मेजरमेंट के कार्य क्या हो सकते हैं, यानी मापन के काम क्या हो सकते हैं। तो इसके 3 कार्य बेसिक्स हैं। जो सबसे पहला है कि किसी वस्तु के गुण या उसका जो वेरिएबल है यानी चर, उसकी हम पहचान करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान चलो कि तुम्हारे अंदर अगर कोई क्वालिटी मुझे देखना हो तो एटलीस्ट तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी होगी। ऐसा तो नहीं कि बिना क्वालिटी के आ गए होगे। हो सकता है तुम्हारी हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकता है तुम्हारी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, या हो सकता है कि तुम्हारी डांसिंग स्किल बहुत अच्छी हो। तो वही सारी चीज़ों को यानी उसके जो भी गुण है या जो चर है उसकी हम पहचान करते हैं और उसकी परिभाषा देना ही क्या होता है, मापन का कार्य। फिर दूसरा है कि व्यवहार को निर्धारित करता है। ऐसा नहीं कि हम सारे व्यवहार को मापेंगे जो कि आपके हमारे मेजरमेंट का हिस्सा नहीं है। हम उन व्यवहार को निर्धारित करते हैं जिनसे उस गुण या चर की अभिव्यक्ति की जाए, यानी जिस गुण को मुझे मेजर करना है, जिस चर को हमें देखना है, हम उस चीज को निर्धारित करने का काम करते हैं मापन के थ्रू आउट। और लास्ट में है कि उस प्रक्रिया का प्रतिपादन किया जाता है कि जब हमने आपका क्या करते हैं कि निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने के बाद हम आपको कुछ ना कुछ स्कोर देंगे, तो हम उस प्रक्रिया का प्रतिपादन करेंगे कि जो भी आपका कार्य हमने अभी तक देखा, जो भी समझा, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी मेथड्स होंगे जिनके द्वारा हम क्या करेंगे कि आपको किसी न किसी आपके काम को हम कोई ना कोई स्कोर दे सकें। तो ये होता है मेजरमेंट। अब अगर एक किताबी डिफिनीशन की बात कर लें तो मापन क्या होता है कि मापन किसी घटना के विभिन्न आयामों को प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया है जिससे उस घटना वस्तु की यथार्थ स्थिति का निर्धारण किया जा सके। ये जो डिफिनीशन थी इसको दिया था ब्रेडफील्ड और मोरडॉक ने। ब्रेडफील्ड और मोरडॉक। अब देखो, अगर इस डिफिनीशन की बात करें तो इन्होंने इसमें कहा है कि किसी घटना यानी कोई न कोई अगर घटना घट रही है, उसके जितने भी आयाम होंगे, यानी किसी भी हम एस्पेक्ट को जब हम मेजर करेंगे तो हम फिक्स कर लेंगे कि हमें कितने उसके एस्पेक्ट को मेजर करना है। तो हम किसी भी उसके एस्पेक्ट को छोड़ नहीं सकते, यानी उसके जितने भी आयामों को मुझे मेजर करना है उनको लेंगे। तो क्या करते हैं कि कोई न कोई प्रतीक बांट देते हैं कि जो इसको करने की प्रोसेस होती है वही मेजरमेंट होता है। इससे होगा क्या कि जिससे उस घटना या वस्तु की रियलिटी में क्या सिचुएशन है, यानी
वर्तमान में उसका क्या एग्जिस्टेंस है, इस चीज का जब हम निर्धारण करते हैं तो वही चीज ब्रेडफील्ड और मोरडॉक के अनुसार क्या होती है, मेजरमेंट होती है। तो ये उन्होंने बहुत आसान शब्दों में समझाया कि भाई किसी घटना, किसी वस्तु के जितने भी आयाम हो सकते हैं, अगर उसको हम किसी स्कोर पे रख देते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो कि उसकी यथार्थ स्थिति का निर्धारण किया जा सके, तो वो ही हमारा क्या हो जाता है, मेजरमेंट। अब इसमें क्या होता है, मेजरमेंट करने के लिए कुछ चीजें भी तो चाहिए भाई, ऐसे किसी का मेजरमेंट हम कर नहीं सकते। तो जैसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति, सबसे पहले कि किसी पर्सन का या कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, या कोई फिनोमिनोन, घटना, यानी इन चीजों का होना जरूरी है भाई, ऐसे तो हम किसी का मापन तो कर नहीं देंगे। तो एटलीस्ट किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी घटना का होना जरूरी है कि जिसका हम क्या कर सकें, मेजर कर सकें। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज की, उस चीज के लिए फिर हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस, यानी जो उसकी अभिव्यक्ति है होती है, उस चीज को हम मेजर करेंगे, ठीक है। तो उसके द्वारा हम क्या करेंगे, किसी न किसी अक्षर का यूज करेंगे मेजर करने के लिए, या कोई न कोई संकेत देंगे, ठीक है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कि जो आजकल CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आया है सेमेस्टर्स में, CBCS, ठीक है, इसको बोलते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि आपको स्कोर तो मिलता है, लेकिन स्कोर मिलने के साथ क्या होता है, यहाँ पे आपको ग्रेड दिया जाता है कि A+ है, B+ है, या C है, या D है, ठीक है, ऐसे आपको स्कोर दिया जाता है, सॉरी ग्रेड दिया जाता है। तो ये क्या है, ये संकेत होते हैं, इस संकेत से पता चल जाता है कि आपकी जो आपकी परफॉर्मेंस है वो किस स्तर की है। तो इस चीज का होना जरूरी है, यानी अभिव्यक्ति करने का एक तरह से पैमाना होना जरूरी है, यानी बिना पैमाने के हम आपको कैसे स्कोर देंगे, ठीक। और तीसरी चीज इसमें क्या होती है, इसका मानक होना चाहिए। पैमाना तो हो गया, ठीक है, मानक या कोई स्वीकृत नियम हो जिसको सबने सहमति दी है। मतलब तीन चीजें होती हैं कि भाई, मतलब एक सीधे शब्दों में कहे तो कोई ना कोई पार्टिसिपेंट होना चाहिए जिसका मुझे मेजर करना है, फिर उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ ऐसा अक्षर, संकेत, सिंबल, साइन रखना होगा जिससे मैं उसकी परफॉर्मेंस को कोई ना कोई संकेत, साइन दे सकूं। और लास्ट में ये संकेत जो हम देंगे, इसके लिए हमारे पास कोई ना कोई स्वीकृत नियम होना चाहिए जिसको सर्वमान्य हो, यानी सबने माना हो, या एटलीस्ट वो स्टैंडर्ड हो। तो ये दो चीजें हो गई। और अब बात कर लेते हैं मेजरमेंट के टाइप के। तो मेजरमेंट के जो भी टाइप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो हमारा मेजरमेंट का टाइप होता है, एक हमारा होता है गुणात्मक, दूसरा हमारा होता है मात्रात्मक। अब कहोगे है तो मापन ही, तो इसके दो प्रकार कहां से आ गए। तो जो गुणात्मक होता है वो क्वालिटेटिव होता है, इंग्लिश में क्वालिटेटिव मेजरमेंट, और जो मात्रात्मक होता है क्वांटिटेटिव होता है। अब इसमें अंतर क्या होता है कि भाई अभी तक तो हम मेजरमेंट देख रहे थे कि किसी वस्तु, किसी घटना या किसी भी चीजों को हम किसी स्वीकृत नियमों के अनुसार अंक दे रहे थे, यही मापन समझ में आ रहे थे। अब इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक आ गया। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि गुणात्मक मापन ये बताता है कि हम किसी को बस किसी के गुण के अकॉर्डिंग, यानी कि तुम्हारे अंदर कोई गुण था उसके अकॉर्डिंग हमने तुम्हें मेजर कर दिया। जैसे सबसे अच्छा एक एग्जांपल है कि मेल, फीमेल, ठीक है, या कह लो कि शहरी एवं ग्रामीण। ये क्या हुआ, इस पे क्या हो रहा है कि दो अलग अलग पॉपुलेशन का डिवाइडेशन हम कर रहे हैं। किसके आधार पे, एक जगह हमने कहा कि भाई मेल और फीमेल है, और एक जगह हमने कहा कि या तो शहरी होंगे या तो ग्रामीण होंगे, उनकी बाकी किसी भी चीजों का हमने निर्धारित नहीं किया। तो ये चीजें जब की जाएंगी तो यही हमारा होता है गुणात्मक मापन। जैसे तुमको कक्षा में मान के चलो कि ग्रुप डिस्कशन हो रहा हो तुम्हारा, और ग्रुप डिस्कशन में ये हो गया कि भाई हम तुम्हें स्कोर नहीं देंगे, हम जो वर्ड्स बोलेंगे वही होगा। जैसे किसी को शिक्षक ने कह दिया आउटस्टैंडिंग बेटा, बहुत अच्छा तुम्हारा था, तो क्या हो गया, ये जो तुम्हारा मेजर हुआ उसी को हम गुणात्मक बोलते हैं। अब मात्रात्मक क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे कह दिया कि भाई हमारे पास मेल है और एक फीमेल, दो ग्रुप है,
अब इसमें क्या हो गया कि जैसे हमने तुम्हारा एक गुण को क्या की, उसकी मात्रा बता दी। जैसे हाइट पे हमने कह दिया, तो भाई तुम्हारी हाइट 5'9" थी, तुम्हारी हाइट 5'6" थी। तो अब क्या किया, तुम्हारे अंदर जो गुण था, हाइट एक तुम्हारा गुण था, मैंने क्या किया कि उसकी मात्रा बता दी। तो यही होता है मात्रात्मक। दोनों में बस अंतर इतना है कि ये गुण बता देगा, गुण के आधार पे डिवाइडेशन करते हैं, और इसमें तुम्हारी क्वांटिटी के आधार पे करते हैं। अब मापन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती भाई, इसकी नीड क्यों है कि भाई हमें मेजरमेंट क्यों चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ बताऊंगा कि भाई हमें क्यों चाहिए। अगर तुम में से किसी को भी, जितने लोग वीडियो देखेंगे, अगर समझ में आता है तो मुझे जरूर बताना। पहला है कि साफल्य निर्धारित करने के लिए। साफल्य एक्चुअली में संस्कृत वर्ड है, ठीक है। इसकी मीनिंग निकल के आती है सक्सेस से लेके, ठीक है, सक्सेसफुल होने से लेके। तो ये जो होता है कि भाई हम साफल्य कैसे कहते हैं, तो इसमें होता है कि किसी चर का जो परिणाम होता है, यानी जो भी चर होगा, चाहे कोई स्टूडेंट हुआ, ठीक है, इसका जब हम मेजर करते हैं तो उसके परिणामों को क्या करते हैं, आंकने से हम मतलब उसका आकलन कर लेते हैं और उसकी देखते हैं कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, क्या काबिलियत है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कि किसी भी बोर्ड का एग्जाम ले लो, किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम ले लो, या कह सकते हो कि अगर तुम कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कि भाई मेरिट में आए तो तुम सफल हुए, नहीं आए तो तुम फेल हुए। तो मजाक अपनी जगह, मतलब अगर आप मेरिट में आए तो सक्सेस हो जाते हो, मेरिट में नहीं आए तो आप बाहर हो। तो ये यही चीज यहाँ पे देखा जाता है कि आप सब कितने, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप कितने योग्य हैं। सीधे सीधे आपकी योग्यता का निर्धारण करने के लिए हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, यानी साफल्य का यूज करते हैं। जिससे क्या होता है, हमें आपकी एबिलिटीज का पता चल जाता है। दूसरी चीज होता है कि निदान, ठीक है, निदान यानी डायग्नोस करना। इसमें क्या होता है कि साफल्य से हमें तुम्हारी योग्यताओं का तो पता चल जाता है, इवन किसी की भी जिसका भी हम मेजर करते हैं, लेकिन उसकी कमियों का हमें नहीं पता चलता है कि भाई चलो तुम्हारी खूबियां तो हमें मिल गई। भाई हो सकता है कि मान लो मैंने 10 अलग अलग की एलिजिबिलिटी ली है, तुम्हारे अलग अलग एलिजिबिलिटी टेस्ट लिए, और उन 10 में तुम्हारा में सभी का स्कोर ऑन एवरेज आता है कि 8, मतलब 10 में से तुम 8 बार पास हुए, 2 बार फेल हुए। तो ये तो हुआ कि चलो तुम सफल तो हो गए हो, यानी पास हो रहे हो हर बार। लेकिन हो सकता है अगर मैं कोई 11वां एलिमेंट इसमें जोड़ दूं या 12वां जोड़ दूं जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता है, तो उसमें तुम क्या करोगे, तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। तो उन्हीं चीजों का पता लगाने के लिए हम निदान करते हैं। तो तुम्हारी कमजोरियों का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, निदान किया जाता है। यानी पहले से तुम्हारी योग्यता देखी जाती है, दूसरे में तुम्हारी कमजोरियां दिखाई जाती हैं कि हाँ भाई तुम में ये अभी चीज। और तीसरी जगह जो हम इसका यूज करते हैं, पहला ये हो गया साफल्य, दूसरा हो गया निदान में, और तीसरा हो गया हम शोध में। तो शोध में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है कि शोध में कौन से चर है, उस चर को पहचानने के लिए उसके क्या संबंध है एक चर से दूसरे चर का, इन सारी चीजों को पता करने के लिए, और लास्ट में सांख्यिकी का प्रयोग करके, ठीक है, सांख्यिकी का प्रयोग करके उसके परिणामों की व्याख्या करने के लिए, उसको समझने के लिए क्या किया जाता है, मेजरमेंट का यूज किया जाता है। अगर इसके अलावा बहुत से और यूज होंगे जो डेली रूटीन्स में ही होते होंगे, तो अगर आपको कुछ पता है तो कमेंट जरूर करके बताना कि हाँ मेजरमेंट के और क्या यूज हो सकते हैं। ये बेसिक यूज हैं कि जो बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं, इन्हीं के दम पे क्या होता है, मेजरमेंट काम करता है। और जब शोध में इसका यूज करता है तो इसी की सहायता से, मेजरमेंट की ही सहायता से हम उसके निष्कर्षों को समझते हैं, उसको अनुमान लगाते हैं, और वो उसके निष्कर्षों का हम प्रतिपादन करते हैं और सामान्यीकरण की ओर जाते हैं। यानी 3 चीजें कि पहले आपकी हम एबिलिटीज चेक करते हैं, दूसरी चीज हम आपकी वीकनेस देखते हैं, और लास्ट में अगर जो हमारा रिसर्च में होता है तो रिसर्च में हम देखते हैं कि आपकी चीजें, आपके जो वेरिएबल्स हैं वो कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, उनके निष्कर्षों को सामान्यीकरण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इन चीजों का पता लगाने के लिए हम मेजरमेंट करते हैं। तो आज की क्लास तो यहीं पे ओवर करते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा कि मेजरमेंट हमने पढ़ लिया क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में हम मूल्यांकन के बारे में देखेंगे कि मूल्यांकन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी नीड क्यों होती है, ठीक है। और एक बार फिर कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें,
शिक्षा शास्त्र विषय से जो भी जुड़ी जानकारियाँ होंगी यहाँ पे रेगुलर अपडेट की जाएंगी। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार।